हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 3S के लेक्चर्स पर। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 7 में हमने स्टार्ट कर दिया था ठोसों में निबिड़ संकुलन। देखिए, ठोसों में निबिड़ संकुलन हमने स्टार्ट कर दिया था इससे पिछले लेक्चर में, और आज के लेक्चर में ही हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठोसों में निबिड़ संकुलन को हमने देखा था कि ठोसों में जो निबिड़ संकुलन है वह 3 पदों में पूर्ण होता है। ठीक है, कौन कौन से? एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है ना। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन हमें कब प्राप्त होगा? जब हम एक विमीय से द्विविमीय निबिड़ संकुलन बना लेंगे और द्विविमीय से फिर हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होगा। ठीक, तो अब बात यह आती है कि इससे पिछली वीडियो में हमने एक विमीय निबिड़ संकुलन और द्विविमीय निबिड़ संकुलन देख लिया था। एक बार उसका पहले रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब तक कि हमें वह बेहतर ढंग से समझ में नहीं होगा द्विविमीय निबिड़ संकुलन, यदि हमें बेहतर ढंग से समझ में नहीं आएगा, हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन नहीं प्राप्त कर सकते। क्लियर? एक विमीय हमने देख लिया था, द्विविमीय हमने देख लिया था, आज हमें त्रिविमीय पढ़ना है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन पढ़ना है। तो इसके लिए हमें एक विमीय से हमने द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनाया, अब द्विविमीय से हमें त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना है, तो हमें द्विविमीय निबिड़ संकुलन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो पहले हम एक बार फिर से द्विविमीय निबिड़ संकुलन देखते हैं। ठीक है, तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन में क्या था ये देखिए। इसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हमने एक विमीय निबिड़ संकुलन के लिए एक अक्ष का प्रयोग किया था, जिसमें जो गोला था, जो कण थे, उन्हें एक ठोस गोला माना था और एक पंक्ति में व्यवस्थित किया था ठोस गोलों को, जिनका केंद्र एक सीधी रेखा में मिले। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने एक विमीय देखा था। ठीक, जब द्विविमीय की बारी आई तो हमने एक अक्ष और ले ली। ठीक है ना, इस टाइप से जैसे देख रहे हैं। इसमें जो गोलों की परतें थी उसे भी एक के नीचे एक लगा दिया था, तो ये द्विविमीय हो गई थी। हमने देखा था कि जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन है उसमें जो दूसरी परतें, दूसरी पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को दो प्रकार से लगा सकते थे हम। एक तो गोले के नीचे, जैसे आप देख रहे हैं, प्रत्येक गोले के नीचे दूसरी पंक्ति का गोला पहली पंक्ति के गोले के ठीक नीचे रहेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से लगाया था हमने। और दूसरे प्रकार में हमने देखा था इस प्रकार से, जिसमें जो गोलों की पंक्तियां हैं, ठीक है ना, पहले पंक्ति के गोले, उसकी नीचे की दूसरी पंक्ति का गोला कहाँ पर होगा? इन अवनमनों को आप जो देख रहे हैं, खाली स्थान, दो गोलों के बीच जो खाली स्थान है इसे अवनमन कहते हैं। तो दूसरी पंक्ति का जो गोला होगा इन अवनमनों के बीच में होगा। तो दूसरी प्रकार से हमने इस प्रकार से देखा था। इसमें इसे कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। और इससे पहले जो देखा था हमने ये वाला, जिसमें दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के गोलों के ठीक नीचे है। ठीक है ना, इसे कहते हैं द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन। ठीक, अब हमें त्रिविमीय निबिड़ संकुलन इन दोनों से प्राप्त करना होगा। पहला द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की परतों से, ठीक है ना, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करेंगे। फिर हम द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर परतों का मतलब क्या हुआ? देखिए, अब तक हम ये जो पढ़ते हुए आए थे एक विमीय और द्विविमीय में। एक विमीय में हमने क्या करा कि ठोस गोलों की एक पंक्ति, ठीक है ना। फिर द्विविमीय में हमने दूसरी अक्ष का प्रयोग किया, इसके नीचे और पंक्तियां आ गई। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो बनी, अब तक तो केवल पंक्ति का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है ना, अब पंक्तियों से ये एक क्या बन गई, पूरी एक परत बन गई है। ठीक है ना, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति। ठीक है ना, इस प्रकार से और भी पंक्तियां होंगी। तो इन सब पंक्तियों से मिलकर अब जो बना है इसे कहेंगे हम परत। इसे क्या कहेंगे? परत कहेंगे। ठीक है, अब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में क्या हुआ? हमने एक विमीय में एक अक्ष का प्रयोग किया, द्विविमीय में दूसरी अक्ष का प्रयोग कर लिया। अब हमें तीसरी अक्ष का प्रयोग करना होगा। त्रिविमीय के लिए तीसरी अक्ष का प्रयोग करना होगा। तो तीसरी अक्ष कौन सी होगी? इस प्रकार से होगी। एक अक्ष ये वाली होगी, दूसरी अक्ष ये हो गई
और तीसरी अक्ष अब इस प्रकार से होगी। यानी मतलब क्या हुआ, ये जो पूरी परत है, ये जो परत है, इस परत के ऊपर हमें और परतें लगानी होंगी, इस परत के ऊपर हमें और परतें लगानी होंगी। तो जो डायग्राम है, इसका जो रियल स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, वह इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। अब इसमें आप जरा फोकस करें और इसमें देखें कि इसमें कुछ परतें हैं जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगी हुई हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगी हुई हैं, ठीक है। तो जो पहली परत है वो 2 डायमेंशनल होगी, यानी द्विविमीय होगी। उसके ऊपर हमने एक परत और रख दी है, ठीक है, और उसके ऊपर भी एक परत है और उसके ऊपर भी एक परत है। इस प्रकार से 3-4 परतें ये हैं, ठीक है। और ये एक क्रिस्टल जालक बन रहा है। ये क्या बन रहा है? क्रिस्टल जालक बन रहा है, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसमें आप जरा फोकस करें कि इसकी ऊर्ध्वाधर तीसरी अक्ष ये आ गई, इसकी तीसरी अक्ष ये आ गई, एक अक्ष ये आ गई और दूसरी अक्ष ये आ गई, यानी पहली अक्ष, दूसरी अक्ष और तीसरी अक्ष। इसमें तीनों अक्षों का प्रयोग हो चुका है। तो ये क्या है? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, जिसमें हमने तीनों अक्षों का प्रयोग कर लिया। एक अक्ष तो ये वाली हमने पहले प्रयोग कर ली थी, द्विविमीय में हमने ये वाली प्रयोग कर ली। अब त्रिविमीय में आप देख रहे हैं कि हमने परतें ऊपर लगा दी, तो ये तीसरी अक्ष का भी प्रयोग कर लिया गया। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसमें पॉइंट देखिए जरा कि इसमें जो गोले हैं, ये जो गोले हैं, इन गोलों के केंद्र ऊर्ध्वाधर देखें तब भी एक सीधी रेखा में होंगे, ठीक है। ऊर्ध्वाधर देखें तब भी एक सीधी रेखा में होंगे, क्षैतिज देखें तब भी एक सीधी रेखा में होंगे। इन गोलों के केंद्र जो हैं, यदि हम ऊर्ध्वाधर देखते हैं तब भी एक सीधी रेखा में होंगे और क्षैतिज में देखें तब भी एक सीधी रेखा में होंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट इसका ये हो गया। अब इस चित्र को आप जरा गौर से देखें और ये जो चित्र है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें यदि हम इसका एक छोटा सा पार्ट उठाएं और देखें ये किससे मिलकर बना है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि एक एकक कोष्ठिका आपको दिखाई दे रही है। इस एकक कोष्ठिका आगे पीछे ऊपर नीचे चारों ओर लगी हुई है, जिससे ये पूरा क्रिस्टल जालक बन गया, ठीक है। तो ये किस प्रकार की एकक कोष्ठिका है? ये किस प्रकार की एकक कोष्ठिका है? जब मैं इसे बाहर निकालूं इस प्रकार से, तो ये जो है ये एक आद्य एकक कोष्ठिका है। आद्य एकक कोष्ठिका कब होती है? जब घटक कण केवल कोणों पर होते हैं। तो ये एक आद्य एकक कोष्ठिका है। आद्य एकक कोष्ठिका से सरल घनीय क्रिस्टल जालक बन रहा है। एक पॉइंट तो इसमें ये नोट करने वाला हो गया। ये जो क्रिस्टल है, ये जो क्रिस्टल जालक है, ये सरल घनीय क्रिस्टल जालक है। क्यों है? क्योंकि ये आद्य एकक कोष्ठिका से मिलकर बना है। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो बस अब यही सब हमें अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। अभी हमने देखा है द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन की परतों के द्वारा, ठीक है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, ये भी हमने देखा। अब इसे हम लैंग्वेज में किस प्रकार से लिखते हैं? स्ट्रक्चर को देखते जाइए और लैंग्वेज लिखते जाइए। कैसे लिखेंगे इसे देखिए। जैसे मैंने अभी स्ट्रक्चर जो आपको दिखाया, इसमें आप देखिए कि इस प्रकार के संकुलन को प्राप्त करने के लिए पहले हेडिंग डालेंगे ऊपर कौन सी? द्विविमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलों की संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, ये हमने हेडिंग डाल दी, ठीक है। फिर अब इस स्ट्रक्चर पे आपको फोकस करना है। मैं इस स्ट्रक्चर को छोटा करके साइड में रख देता हूँ क्योंकि लैंग्वेज हमें यहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर पे आप फोकस करते रहिए और देखिए क्या लिखनी है। सबसे पहले तो हमने ये देखा स्ट्रक्चर में कि परतों के ऊपर परतें रखी गई हैं, परतों के ऊपर परतें रखी हुई हैं और इस प्रकार से रखी गई हैं कि प्रत्येक परत के गोले के ऊपर दूसरी परत का गोला रहे, यानी दूसरी परत का गोला पहली परत के ठीक ऊपर रहे। इस प्रकार से ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो पहली लाइन में इसी प्रकार से लिख देंगे क्या कि इस प्रकार के संकुलन को प्राप्त करने के लिए दूसरी परत को पहली परत पर इस प्रकार रखा जाता है कि ऊपरी परत के गोले पहली परत के गोले के ठीक ऊपर रहे।
पहली लाइन तो ये होगी। चित्र को देखिए आप, चित्र को माइंड में सेट कीजिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में ही हमें लिखना है। क्या है इसमें कि दूसरी परत को, इस प्रकार के संतुलन को प्राप्त करने के लिए दूसरी परत को पहली परत के ऊपर इस प्रकार से रखा जाता है कि दूसरी परत का गोला पहली परत के गोले के ठीक ऊपर रहे। यहाँ तक क्लियर? ठीक। अब इस प्रकार की व्यवस्था में दोनों परतों के गोलों के केंद्र, हमने दूसरा पॉइंट बताया था, इसमें आप देखते रहिए। इसमें मैंने बताया कि जो गोलों के केंद्र हैं, गोलों के केंद्र हैं, ये हमें, यदि हम ऊर्ध्वाधर रूप से देखें तो इन गोलों के केंद्रों से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यदि हम क्षैतिज रूप से देखें तब भी इन गोलों के केंद्र आपस में मिलकर एक सीधी रेखा बनाएंगे। ठीक है, तो अब यही लिखना है कि इस प्रकार की व्यवस्था में दोनों परतों के गोलों के केंद्र क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से एक ही रेखा में होते हैं। इस प्रकार से अन्य परतों को भी रखा जा सकता है। परतें कितनी भी हो सकती हैं, ये तो केवल 3-4 परतों को दिखाया है, इसके आगे भी कई परतें होंगी। ठीक है ना। यदि हमें उनके प्रत्येक गोलों के केंद्रों को मिलाएं, ऊर्ध्वाधर रूप से मिलाएं या क्षैतिज रूप से मिलाएं, गोलों के केंद्र बिल्कुल एक सीधी रेखा में होंगे, चाहे ऊर्ध्वाधर मिलाएं हम चाहे क्षैतिज मिलाएं, जो केंद्र हैं गोलों के वो एक ही रेखा पर होंगे। एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पर इतना पॉसिबल नहीं है कि इतना सब नोट कर सकें। ठीक है ना, तो जितना लिखा रहे उतना आप नोट करते हुए चलिए, फिर आगे पॉइंट डिस्कस करते रहेंगे। ठीक, देखिए, यानी पहली परत के गोलों की व्यवस्था को यदि हम, अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है कि अब इसमें आप देखिएगा कि पहली परत, दूसरी परत और तीसरी परत या चौथी परत, ठीक है, जितनी परतें हों कोई दिक्कत नहीं, पहली परत में कणों की व्यवस्था एक जैसी है, उसके ठीक ऊपर जो दूसरी परत है, पहली परत के गोले उसके ठीक ऊपर आ रहे हैं, तो उसमें भी व्यवस्था कणों की एक जैसी है, गोलों की व्यवस्था एक जैसी है। तीसरी परत को देखें तो वही उससे पिछली परत की जैसी ही होगी। यानी कि यदि हम पहली परत को ए प्रकार की परत कहें तो जो दूसरी परत है वह भी ए प्रकार की परत ही होगी, क्योंकि गोले बिल्कुल पहली परत के ऊपर है। दूसरी परत का गोला पहली परत के ऊपर है तो वह भी ए प्रकार की परत होगी। दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत के गोले हैं तो वह भी ए प्रकार की परत होगी। तीसरी परत के ऊपर चौथी परत के गोले हैं तो वह भी एक प्रकार की होगी। यानी कि जो परतें हैं वो एक जैसी हैं, परतें हैं बिल्कुल एक जैसी हैं। इनके केंद्र, आप इन गोलों के केंद्रों को मिलाएं तो एक सीधी रेखा बनेगी, चाहे ऊर्ध्वाधर मिलाएं चाहे हम क्षैतिज मिलाएं। ठीक है, तो पहली परत को यदि हम ए प्रकार की परत कहें तो दूसरी परत भी ए प्रकार की परत होगी, तीसरी परत भी ए प्रकार की परत होगी और चौथी परत भी ए प्रकार की परत होगी। तो इस प्रकार से जो त्रिविम में जो संरचना बनती है वह ए प्रकार की संरचना बनती है। इसका पैटर्न कैसा होता है? ए प्रकार का पैटर्न होता है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अन्य परतों की व्यवस्था भी इसी प्रकार से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। कितनी भी परतें हों, परतें कितनी भी हों, व्यवस्था यही होगी। पहली परत को यदि हमने ए नाम दे दिया तो आगे की जितनी परतें होंगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जितनी परतें होंगी वो सब ए प्रकार की परतें होंगी। परतें कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ए प्रकार की ही परत होंगी। क्लियर? अब लास्ट में हमने एक पॉइंट देखा, क्या बताया था मैंने आपको कि जो क्रिस्टल जालक बन रहा है, जो क्रिस्टल जालक बन रहा है वह सरल घनीय क्रिस्टल जालक है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो एकक कोष्ठिका है वो आद्य एकक कोष्ठिका है, आद्य घनीय एकक कोष्ठिका है, इसलिए ये सरल घनीय क्रिस्टल जालक बनाएगी। आद्य घनीय एकक कोष्ठिका से सरल घनीय क्रिस्टल जालक बनेगा। तो ये पॉइंट हमें ये ले देना है। तो इस प्रकार से ये तो हो गई इसकी लैंग्वेज। किसके लिए? द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकलन हमने प्राप्त कर लिया। अब नेक्स्ट है इसका द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकलन, त्रिविमीय निबिड़ संकलन। ठीक है ना, ये बारीकी से आपको समझ में आ गया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, हमने दो प्रकार से क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन है उसमें जो पंक्तियों की व्यवस्था होती है वह दो प्रकार की होती है। एक तो हम फिर से देख लेते हैं, एक तो हम इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है ना, कि दूसरी पंक्ति का जो गोला होगा वो पहली पंक्ति के गोले के ठीक नीचे रहेगा।
ठीक है ना। और एक हम इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं कि जो दूसरी पंक्ति का गोला होगा वो अवनवनों के ठीक नीचे होगा। ये होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन, और इससे पहले जो हमने देखा वो होता है वर्गीय निबिड़ संकुलन। वर्गीय निबिड़ संकुलन की परतों से हमने देख लिया त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब हम देखेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परतों से, संकुलित निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब ये देखेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक विमीय निबिड़ संकुलन देखा था जिसमें केवल एक अक्ष का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये गोले हैं, केवल एक अक्ष पर होंगे और गोलों के केंद्र एक सीधी रेखा में होंगे, ठीक है। ये एक पंक्ति है, इसे क्या कहेंगे, गोलों की एक पंक्ति, ठीक। अब हमें इससे, ये तो एक विमीय निबिड़ संकुलन है, अब इससे हमें द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन बनाना होता है। तो जो दूसरी पंक्ति हम लगाते हैं वह इस प्रकार से लगाते हैं कि उसके गोले इस पहली पंक्ति के अवनमनों के नीचे आए, ठीक है ना। दूसरी पंक्ति के गोले किस प्रकार से लगाएंगे कि इस पहली पंक्ति के अवनमनों के नीचे दूसरे गोले आए। किस प्रकार से, जैसे मैं लगा रहा हूं, आप देखिए, ठीक है। पहला गोला मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है ना। ऊपर वाली पंक्ति के जो अवनमन है, ठीक है ना, उसके नीचे हमने दूसरी पंक्ति का ये पहला गोला लगा दिया, ठीक है। अब एक गोला मैंने ये लगा दिया, इसी प्रकार से ये मैंने गोले लगाते गए और ये एक पंक्ति ये बन गई हमारी, ठीक है। दूसरी पंक्ति मैंने लगाई, ठीक है, सॉरी तीसरी पंक्ति में लगाता हूं। अब ये तीसरी पंक्ति के गोले लग रहे हैं, ठीक है। तीसरी पंक्ति के गोले दूसरी पंक्ति के अवनमनों के नीचे आएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से ऐसा आप देख रहे हैं। अब ये तीन पंक्तियां मैंने लगा दी और ये हो गया द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ठीक है ना। ये एक पूरी परत तैयार हो गई है, ये एक पूरी परत तैयार हो गई द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की, ये पूरी एक परत तैयार हो गई, ठीक है ना। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, और ये तीनों, इन तीनों पंक्तियों को एक साथ देखें तो ये क्या है, एक परत बन जाती है। क्या है, एक परत है, ठीक है। अब मुझे इसमें त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना है। इस परत से मुझे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना है। तो इस परत के ऊपर मैं और परतें रखूंगा, इस परत के ऊपर मैं गोलों की और परतें रखूंगा, तब मेरा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनेगा, ठीक है ना। तो जो दूसरी परत होगी उसके गोले इस पहली परत के ऊपर किस प्रकार से रखे जाएंगे, ये देखना है हमें, ठीक है। तो आप जरा इस परत पर आप जरा देखिए, और इसमें आप देखिए कि इसमें कुछ खाली जगह है, जो पंक्तियां जुड़ी हुई हैं। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, ठीक है ना। तो इन पंक्तियों के बीच में कुछ खाली जगह आप देख रहे हैं, कुछ खाली जगह देख रहे हैं जो त्रिकोणीय हैं। दो प्रकार की इसमें खाली जगह हैं जिन्हें हम रिक्ति कहते हैं। क्या कहेंगे, रिक्तियां। कुछ रिक्तियां हैं इसमें, और दो प्रकार की रिक्तियां हैं। एक रिक्ति का शीर्ष ऊपर की ओर है, दो प्रकार की त्रिकोणीय रिक्तियां हैं जिसे मैंने हाईलाइट करके दिखाया आपको, ठीक है ना। एक ग्रीन कलर के हाईलाइट में आप देख रहे होंगे और एक रेड हाईलाइट में देख रहे होंगे, ठीक है ना। ये दो प्रकार की इसमें रिक्तियां होती हैं। रेड हाईलाइट जो किया हुआ है उसका शीर्ष ऊपर की ओर है, और ग्रीन कलर से जो हाईलाइट है वह उसका शीर्ष नीचे की ओर है। तो इसमें दो प्रकार की ये रिक्तियां होती हैं, ठीक। अब हम जो दूसरी परत रखेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाने के लिए, इस परत के ऊपर दूसरी परत रखेंगी तो उसके जो गोले हैं, ठीक है ना, वो इस प्रकार से रखेंगे कि जो रिक्तियां हैं, जो मैं आपको रिक्तियां दिखा रहा हूं, ये जो रिक्तियां हैं, इन रिक्तियों के जो ऊपर, जिसका शीर्ष ऊपर है, जिस रिक्ति का शीर्ष ऊपर है, जिस रिक्ति का शीर्ष ऊपर है, उस शीर्ष के ऊपर, उस रिक्ति के ऊपर दूसरी परत के गोले रखे जाएंगे। समझे, देखिए किस प्रकार से रखेंगे ये देखते हैं, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूं, केवल आपको समझाने के लिए इसके ऊपर दूसरी परत का केवल एक गोला रखता हूं, आपको समझाने के लिए। एक परत है, ठीक है, इस परत के ऊपर मुझे दूसरी परत लगानी है, तो दूसरी परत का केवल मैं एक गोला रखता हूं सबसे पहले, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से एक गोला रखेंगे। किस रिक्ति के ऊपर रखा है, जिस रिक्ति का शीर्ष ऊपर की ओर है,
ठीक है ना। उस रिक्ति के ऊपर हमने एक गोला रखा, ठीक। इसी प्रकार से इसके पास में जो रिक्ति है उसके ऊपर भी एक गोला लगा दीजिए। जिस रिक्ति का शीर्ष ऊपर की ओर है उसके ऊपर गोले रखते हुए जाएंगे, और मैंने इन तीन पंक्तियों से जो तीन पंक्तियों की जो रिक्तियां हैं इनके ऊपर मैंने गोले लगा दिए हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। एक एक करके मैंने सब पर गोले लगा दिए। गोले किसके ऊपर लगाए हैं? जिस रिक्ति का शीर्ष ऊपर की ओर है उसके ऊपर गोले लगे हुए हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि जब मैंने दूसरी परत के गोले लगा दिए तो इसमें दो प्रकार की रिक्तियां और बन गई हैं। इसमें दो प्रकार की रिक्तियां और बन गई हैं। कौन कौन सी दो प्रकार की रिक्तियां हुई हैं? देखिए, तो दूसरी परत के सबसे पहले गोले पर आप फोकस कीजिए और देखिए कि एक रिक्ति ये बन गई है, जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। एक रिक्ति ये बनी है, ठीक है। इस रिक्ति को बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति। इस रिक्ति की पहचान कैसे करेंगे कि जो रिक्ति है ना ये गोले के बीच पर आएगी। जो रिक्ति इन गोलों के बीच में आ रही है, इस गोले के बीच में आ रही है, वो रिक्ति तो है चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है ना। और दूसरी रिक्ति कहां पर है? दूसरी रिक्ति आप देखिए कि एक ऐसी रिक्ति है जो किसी गोले के बीच में नहीं आ रही है, जो किसी गोले के केंद्र पर नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस रिक्ति को बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति, जिसे मैंने हाईलाइट करके आपको दिखाया है। तो ये दो प्रकार की इसमें रिक्तियां हमें प्राप्त हुई। जब हमने दूसरी परत को रखा तो हमें ये दो प्रकार की रिक्तियां प्राप्त हुई, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। इसे भी हम डीपली समझेंगे, अभी केवल इसका थोड़ा सा बेसिक जान रहे हैं, ठीक है ना। त्रिविम को समझने के लिए, त्रिविम नियुक्त संकुलन को समझने के लिए इसका थोड़ा सा बेस जान रहे हैं हम, इसे हम परिभाषा के तौर पर और समझेंगे, ठीक। तो जो पहले वाले मैंने आपको गोले में दिखाया, आप उसमें देख रहे हैं तो गोले के बीच में, दूसरी परत के गोले के बीच में एक रिक्ति प्राप्त हो रही है, ठीक है। ये होती है चतुष्फलकीय रिक्ति। तो जहां जहां पर इस प्रकार की रिक्ति होगी वह तो होगी चतुष्फलकीय रिक्ति। और एक प्रकार की रिक्ति ऐसी है जो किसी गोले के बीच में नहीं आ रही है, जो किसी गोले के बीच में नहीं आ रही है, जहां पर मैंने ये हाईलाइट करके दिखाया है, ठीक है। इसे बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक। तो परिभाषा में हमें, इसकी डेफिनेशन में, इसकी थ्योरी में हमें यही सब लिखना है। त्रिविम नियुक्त संकुलन की थ्योरी में हमें यही सब लिखना है कि किस प्रकार से इसमें गोले रखे जाते हैं, गोले कहाँ पर रखे जाते हैं, और इसमें गोले रखते हैं तो कौन कौन सी रिक्तियां हमें प्राप्त होती हैं। यही सब इसकी थ्योरी में हमें लिखना है, ठीक है। तो इससे हमने समझ लिया। अब इसकी हम थ्योरी को लिखते हैं कि थ्योरी क्या कहती है। थ्योरी क्या है? तो ये इस प्रकार का संतुलन प्राप्त करने के लिए दूसरी परत के गोलों को पहली परत के ऊपर इस प्रकार से रखा जाता है कि दूसरी परत के जो गोले हैं वे पहली परत के गोलों द्वारा बने गर्त के ऊपर आ जाएं। मैंने बताया था कि दूसरी परत के गोले कैसे रखते हैं। जैसे ये परत है पहली, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हम जब दूसरी परत रखेंगे तो उसके गोले कहाँ पर आएंगे? जो खाली जगह है जिसे हम रिक्तियां कह रहे हैं, ठीक है ना। ये रिक्तियां हैं, इन्हें गर्त भी कहते हैं या अवनमन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जो दूसरी परत का जो गोला है, दूसरी परत के जो गोले हैं वो इन रिक्तियों के, इन गर्त के या अवनमन के, इनके ऊपर आ जाए, ठीक है ना। तो पहली लाइन सबसे पहले हमने यही लिखा है कि इस प्रकार का संकलन प्राप्त करने के लिए दूसरी परत के गोलों को पहली परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि पहली परत के गोलों द्वारा बने गर्त के ऊपर दूसरी परत के गोले रहें, ठीक है। सबसे पहले ये लिख दिया। फिर क्या होता है कि इस प्रकार पहली तथा दूसरी परत के गोलों के केंद्र एक सीधी रेखा में नहीं होते। अब आप खुद सोचिए जरा, मैंने ये बनाया, ठीक है, पहली परत और इसके ऊपर दूसरी परत, ठीक है ना। तो पहली परत के ऊपर जब हमने दूसरे गोले रखे हैं तो कहाँ पर रखे हैं कि दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों द्वारा बने गर्त के ऊपर है। तो पहली परत के जो गोले हैं उनका केंद्र दूसरी परत के गोलों के केंद्र से मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई। पहली परत के गोलों का केंद्र कुछ और है, ठीक है, और दूसरी परत के गोलों का केंद्र कहीं और है। तो इन दोनों परतों के जो गोले हैं उनके केंद्र आपस में बिल्कुल में नहीं मिलेंगे। यहाँ पर केवल अभी दो परतों की बात हो रही है। अभी हमें इसके आगे तीसरी चौथी परत और लगानी, फिर और बात करेंगे। अभी केवल हम दो परतों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है।
तो अब ये एक लाइन हमें ये लिख देनी है, क्या लिखनी है कि इस प्रकार के संकलन में पहली परत और दूसरी परतों के गोले, पहली तथा दूसरी परत के जो गोले हैं उनके केंद्र एक रेखा में नहीं होते, एक सीध में नहीं होते हैं। ठीक है, ये लिख दिया। अब अतः दोनों परतें भिन्न भिन्न स्थिति को दर्शाती हैं। अतः दोनों परतें भिन्न भिन्न स्थिति को दर्शाती हैं। यदि हम इस पहली परत को ए का नाम दें तो दूसरी परत ए नहीं होगी, क्योंकि उसके जो गोले हैं उनकी स्थितियां अलग अलग हैं। दूसरी परत के जो गोले हैं उसकी स्थिति अलग है। तो यदि हम पहली परत को ए का नाम दें तो दूसरी परत ए नहीं होगी, दूसरी परत को हमें बी नाम देना होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यदि पहली परत को ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो दूसरी परत बी होगी। ठीक है, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की प्रत्येक पंक्ति में दो प्रकार की रिक्तियां होती हैं। मैंने बताया था आपको, जो पहली परत है इसमें दो प्रकार की रिक्तियां होती हैं, दो प्रकार की त्रिकोणीय रिक्तियां होती हैं, एक का शीर्ष ऊपर होता है और दूसरे का शीर्ष नीचे होता है। तो अब वही लिखना है कि द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परत में प्रत्येक पंक्ति के बीच में दो प्रकार की रिक्तियां होती हैं। ठीक है, जिनकी आकृति त्रिकोणीय होती है। एक पंक्ति में त्रिकोण का सिरा शीर्ष ऊपर की ओर होता है और दूसरी पंक्ति में त्रिकोण का शीर्ष नीचे की ओर होता है। ठीक है, यहां तक लिख दिया। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, ताकि हम इसके आगे की थ्योरी और लिख सकें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की थ्योरी देखते हैं। तो दोस्तों अब हमारा अगला पॉइंट है, जब दूसरी परत के गोलों को पहली परत के ऊपर रखा जाता है तो दो प्रकार की रिक्तियां प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति। ठीक है, तो ये सब हमें इसकी थ्योरी में लिख देना है। किसकी? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की थ्योरी में ये सब हमें लिख देना है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इसे कुछ भी रटना नहीं है, मैंने आपको चित्र के माध्यम से इस प्रकार से समझा दिया है कि यदि आप चित्र के हर एक पॉइंट को पकड़ेंगे, हर एक पॉइंट को उठाएंगे तो पूरी थ्योरी आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से हम थ्योरी को छोड़कर चित्र को देखते हैं और चित्र के बेस पर हम अपने माइंड में धीरे धीरे फिर से थ्योरी को रिपीट करते हैं। ठीक है, कैसा क्या था? ठीक, तो सबसे पहले क्या था कि द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन था। ठीक है ना, ये इसकी एक परत है। इस परत के ऊपर हमने दूसरी परत लगानी है और इस प्रकार से लगानी है कि दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों द्वारा बने गर्त यानी अवनमनों के ठीक ऊपर रहें। ठीक है ना, इस पहली परत में दो प्रकार की रिक्तियां होती हैं, दो प्रकार की त्रिकोणीय रिक्तियां होती हैं। एक का शीर्ष ऊपर की ओर होता है, दूसरी का शीर्ष नीचे की ओर होता है। ठीक है, तो जब इन रिक्तियों के ऊपर हम दूसरी परत के गोले लगाते हैं तो हमें दो प्रकार की रिक्तियां और प्राप्त होती हैं। दो प्रकार की रिक्तियां और प्राप्त होती हैं, चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति। ठीक है, पहली पंक्ति, पहली परत के गोले दूसरी परत के गोलों के केंद्र से मैच नहीं करते हैं। ठीक है ना, इसलिए ये जो पैटर्न होता है, दो परतों के लिए ए भी पैटर्न होता है। यदि हम पहली परत को ए नाम दें तो दूसरी परत को हमें बी नाम देना होगा। ठीक है, तो यही सब हमें इसमें लिख देना है बस। तो ये तो हो गई त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, किसके द्वारा? द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमने इसमें देखी है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां। ठीक है ना, इसे हम और 3D स्ट्रक्चर के द्वारा समझेंगे, इसकी डेफिनेशंस को लिखेंगे। ठीक है ना, और 3D स्ट्रक्चर के माध्यम से इसे बढ़िया करके समझेंगे। अभी तो हमने इसको थोड़ा सा बेसिक से जाना है, हमें और डीपली इसको समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।